हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेंस 450 प्लस सीरीज। ओके, जिसमें आज हम देखेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप। क्योंकि आपको पता है G20 समिट के बाद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के में आपस में मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो कुछ 8 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो हमारे लिए सारे एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ तो याद रखिए ताकि मेंस में आप लिख पाए अपना आंसर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आज का है, 2015 से प्लानिंग चल रही है। बट कई बार तो ये पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रुक गया। कभी लोग अपना लैंड नहीं देना चाहते, 15,000 एकर्स की जरूरत है इसमें। ओके, और इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है ऑलमोस्ट $50 बिलियन। कभी कभी आप न्यूज़पेपर में 45, 48 इस तरह के नंबर भी देखेंगे, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऑन एन एवरेज $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट स्टक हुआ पड़ा है, इस पे साथ में काम करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट इज एक टास्क फोर्स सेटअप की गई है फॉर $100 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। ऑलराइट, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट आता है सऊदी से। नेक्स्ट इज, दोनों एक्सपेडिट करेंगे नेगोशिएशंस को ऑन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है सऊदी अरेबिया। ओके, इनके बीच में एफटीए ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है, कोई स्टेटस नहीं है, सिर्फ एक बार हमें एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था वहां पर, वहां भी हमारी बेइज्जती हुई थी क्योंकि कश्मीर इशू पर उन लोगों ने बात की थी वहां पे। जबकि हम लोग हमेशा ये स्टैंड लेते हैं कि कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और किसी भी फोरम में इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन गल्फ इसके अगेंस्ट हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो काफी इंसल्टिंग था। तो उसके बाद फिर दोबारा कभी हम गए ही नहीं उसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, we both side will try and explore the possibility of conducting trade in local currencies. All right, राइट। तो 8 एग्रीमेंट हुए थे, उसमें से ये 4 हमारे काम के हैं, तो आप इसको अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, टास्क फोर्स ऑन साउथ इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन ऑन इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एफटीए, एंड पॉसिबिलिटी टू ट्रेड इन लोकल करेंसी। क्लियर? तो ये 8 एग्रीमेंट हुए थे, उसमें से जो हमारे काम का है, जो हमें अपने आंसर में लिखना चाहिए, वो हमने देख लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। और क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही बनाना है, तो फिर खुद से ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये इंटरनेट पे रिलाई मत करो हर चीज के लिए। तब ये तो आपको पता ही है, मक्का यहाँ है, मदीना भी यही है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इस तरफ आ जाता है रेड सी, इस तरफ आ जाती है पर्शियन गल्फ। राइट, यहां से जो पतली सी दोनों ईरान और इनके बीच में जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट, यहां पर है बाब अल मंडेब। राइट, नीचे है आपका यमन एंड ओमान। अब यमन और ओमान के बीच में एक बात और याद से जान लीजिए कि ये जो यमन है, यहीं पर वो सारा रेबिलियन चल रहा है बाय हाउथीज। ऑलराइट, हाउथी रेबिलियन। ये इधर सना नाम की सिटी है, वहां पर उन्होंने अपना पूरा बेस बना रखा है। और सऊदी अरेबिया हमेशा एयर स्ट्राइक कंडक्ट करता रहता है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड रिमेंबर सऊदी अरेबिया इज ए पार्टनर विथ यूएसए। ऑलराइट, इसके बहुत अच्छे रिलेशन है। आप सोचिए कि यहाँ कहीं पे इसराइल भी है। ठीक है, इसराइल तो यूएसए का ऑलमोस्ट बेटे की तरह है। ठीक है, तो फिर इसराइल और सऊदी अरेबिया में रिलेशन अच्छे होने चाहिए थे ना, बट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ड्यू टू दिस इसराइल पैलेस्टीन इशू। ठीक है, इस वजह से कोई भी अरब कंट्री ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रखती है इसराइल के साथ। राइट, लेकिन अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की है। ओके, तो ये तो हो गई थोड़ी सी मैप की बात। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है अभी, इसलिए ये न्यूज में था। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं।
क्योंकि स्टडीज तो आपकी हॉलिस्टिक ही होनी चाहिए, 360 डिग्री कवरेज। ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में। ठीक है, और इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जिसके साथ सऊदी अरेबिया ने इस तरह की पार्टनरशिप की है। बाकी की 3 अदर कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस एंड चाइना। चाइना हर जगह है यार, कुछ समझ में ना आए ना आंसर में चाइना एंगल डाल देना, वो जरूर होगा। एनीवे ये 2 पिलर पर बेस होती है। पहला पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पिलर। एंड सेकंड इज एज यूजुअल इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई सिक्योरिटी पार्टनरशिप काउंसिल की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ है? 2019 में। तो ये अपने प्रीलिम्स के लिए याद रख लो। ठीक है, ऊपर हमने जो 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हमारे रिलेशंस हैं जो सऊदी के साथ वो ओवर द ईयर शेप हुए हैं। तो आजादी के बाद ही हमने इनके साथ इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आजादी के बाद ही हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे, राइट, इन 1947। लेकिन आपको पता है 91 तक कोल्ड वॉर फेज चलता रहा, और कोल्ड वॉर फेज में सऊदी अरेबिया का सीधा सीधा अलाइन था अमेरिकन कैंप के साथ। ऑलराइट, एक कैंप यूएसएसआर का था, एक अमेरिका का था। ठीक है, और दूसरा कैंप था यूएसएसआर। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो रहेंगे नैम, मतलब नॉन अलाइंड, हमने किसी को फॉलो नहीं किया। बट एज दी वर्ल्ड नोज हमारा टिल्ट थोड़ा बहुत कहीं यूएसएसआर की तरफ था, हल्का सा टिल्ट तो उधर था, क्योंकि हम लोगों ने काफी कुछ इसी से लिया था ना, लाइक सोशलिज्म, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, वो कहाँ से आया? यूएसएसआर से। प्लानिंग कमीशन, कि हम प्लानिंग फॉलो करेंगे, 5 ईयर प्लान एंड ऑल, कहाँ से दिया हमने? रशियन से। हाँ, यूएसएसआर। ओके, इवन आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने यूएसएसआर से ही लिए हैं, राइट। तो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही रहा है, तो वो थोड़ा बहुत रशियंस के साथ भी हम लोग टिल्ट कर रहे थे, और वो ज्यादा रिलायबल था भी, नो डाउट। क्योंकि अमेरिका एंड यूके दोनों पाकिस्तान के साइड ले गए थे जब नेहरू जी कश्मीर इशू को यूएन में लेके गए थे। तो वो अमेरिका एंड यूके साइडेड विद पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें एक बेस चाहिए था वहां पर पाकिस्तान में, और वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो वो ज्यादा इनकी सुनता था। इंडिया फिर भी उतनी ज्यादा नहीं सुनता था, एंड नेहरू वॉज वेरी गुड डिप्लोमेट। ओके, फिर फिर पाकिस्तान वॉर हो गई 1971 में, और बांग्लादेश बनकर निकला। और ये चीज सऊदी अरेबिया ने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं की कि आपने एक कंट्री पाकिस्तान नाम की उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये चीज सऊदी अरेबिया ने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं ली। नेक्स्ट, अब देखिए पाकिस्तान वॉर जब जीते थे ना, तो इंदिरा वॉज कॉल्ड एज दुर्गा। ओके, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। 73, 2 साल के अंदर हालत खराब हो गई देश की, इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी भी गिरने लगी। 75 में जाके उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। 2 रीजन वॉज कि आपकी इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, बट सारी प्रॉब्लम इंदिरा जी के लिए शुरू हुई थी ड्यू टू दिस ऑयल क्राइसिस 1973। ठीक है, रातों रात ऑयल के प्राइस 3 गुना बढ़ गए थे। रिमेंबर सद्दाम हुसैन? ठीक है, उसने कहा था कि हम लोग पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रन करते हैं, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, व्हाई नॉट वी शुड रेगुलेट द प्राइस। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान 1973। अब यहाँ पे क्या हुआ, सोवियत ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान पर। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी ऐसी थी कि आप कह लीजिए कि दोनों कैंप के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के जस्ट बॉर्डर पे थी, तो अफगानिस्तान का न्यूट्रल रहना ही बेस्ट था वर्ल्ड के लिए। लेकिन अमेरिकन थोड़ा उसको अपनी तरफ झुकाना चाह रहे थे, तो जब सोवियत को लगा कि ये अमेरिकन इसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा इन्वेजन ही कर दिया था। नॉट 73, इट वॉज 79 आई थिंक, 79। खैर जो भी हो, तो पहली बात तो कि इंडिया ने इसको ज्यादा खुल के क्रिटिसाइज किया नहीं। दूसरा, इन सोवियत से लड़ने के लिए अमेरिकन ने कहा एक मुजाहिदीन फौज फौज तैयार की जाए। ठीक है, अब यूएसए ने कहा हमारे पास से वेपन ले लेना। ओके, सऊदी अरेबिया ने कहा हमारे पास से फंड ले लेना, बहुत है हमारे पास। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो गलती से पैदा हो गए हैं, तो हमसे आप मैन ले लेना। ठीक है, मैन मिल गया, मनी मिल गए, वेपन्स मिल गए, खड़ा हो गया मुजाहिदीन।
ऑलराइट, सोवियत से फाइट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हमारे ही बैकयार्ड में हो रही थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान टेरिटरी पे। और फिर क्योंकि आप देखिए ना 1980s के बाद से ही यही अमेरिका से मिलने वाला फंड, वेपन्स और खुद के पैदा हुए लोग, इन सभी का यूज इसने, पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। और तभी से कश्मीर में इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़ने लगी। राइट, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट, तो ये कोल्ड वॉर का फेज कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा था हमारे लिए और सऊदी के लिए। हमारे आपस के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे कि सऊदी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साइड ले जाता था। दूसरा है कि अब फिर नेक्स्ट फेज आया जब हमारे रिलेशन थोड़े से नॉर्मलाइज होना शुरू हुए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो नॉर्मलाइज होने की शुरुआत हुई जब 2006 में सऊदी किंग अब्दुल्ला भारत की विजिट पर आए। राइट, और साइन होता है एक दिल्ली डिक्लेरेशन सभी फील्ड में कि हम एजुकेशन में कॉपरेट करेंगे। राइट, हम लोग ट्रेड में कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करेंगे, वी विल कॉपरेट इन हेल्थ। वही फालतू के बोल बच्चन। ठीक है, ये दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होता है यहाँ पर। फिर फिर हमने बाद में और अपनी जो पार्टनरशिप थी इसको और डीप किया, स्ट्रैटेजिक रिलेशन के लेवल पर ले गए। राइट, और हमने साइन किया इस बार रियाद डिक्लेरेशन। वही सेम बातें, बस ये है कि थोड़े से जो एरियाज थे वो अब ज्यादा ब्रॉड हो गए। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म, क्योंकि इस वक्त तक वर्ल्ड ओवर टेररिज्म की प्रॉब्लम फैलती जा रही थी। अब नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि दुबई हब है इस चीज का और पैसा हर तरफ से होते हुए जाता है, वो सऊदी से भी होते हुए जाता है, वो ओमान से भी होते हुए जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। आपको पता है इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो सऊदी में वर्क करती है, स्पेशली केरल की। ठीक है, वो मोस्टली एज अ हाउस होल्ड हेल्प भी करते हैं। तो कई बार केरल वगैरह से ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता था लड़कियों को। और नेक्स्ट डिफेंस में हम लोग कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री हमारे और सऊदी के रिलेशन की। अब हम आ जाते हैं मेन इश्यूज पर कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे अधिकतर। किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप की बात होगी तो आपके लिए सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। और देखिए मैं आपको वही पॉइंट्स इंक्लूड करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे, मतलब सॉरी, जो आपके न्यूज़पेपर में आपके पास आते रहते हैं अधिकतर। उसके पीछे मोटिव यही रहता है कि आप रिलेट कर सकें कि आप न्यूज़पेपर में जो टाइम दे रहे हो ना वो वेस्ट नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि न्यूज़पेपर में टाइम बहुत जाता जाता है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर छोड़ रहे हो तो फिर आप प्रिपरेशन भी छोड़ दो, यूपीएससी नहीं निकलेगा उसके बिना। स्पेशली पोस्ट 2018, 2018 से पहले तो फिर भी स्टैटिक और बुक्स और कोचिंग मटेरियल्स का बहुत रेलेवेंस था। उसके बाद से तो बहुत कम होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, पहले देख लेते हैं जियो पॉलिटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कॉपरेशन में। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, देखिए पहली बात तो कि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का सबसे हैवी वेट कंट्री है। राइट, अगर आपको मिडिल ईस्ट में कुछ करना है और अगर सऊदी अरेबिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होंगी आपके लिए। ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भी इसी का सबसे ज़्यादा दबदबा चलता है। ठीक है, दूसरा है कि कहीं ना कहीं आप जाकर काफ़ी टाइम की लड़ाई के बाद सऊदी अरेबिया ईरान में हमें एक रिकन्सिलिएशन देखने को मिल रहा है। राइट, तो जब दो कंट्रीज में रिश्ते अच्छे नहीं होते ना तो एक थर्ड कंट्री के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है, थर्ड कंट्री लाइक इंडिया, कि मैं दोनों में से किसको चूज करूं, किसके साइड थोड़ा सा टिल्ट रहूं या किससे ज्यादा क्लोज जाऊं। ठीक है, लेकिन जब उन दोनों के रिश्ते अच्छे होने लगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि अब आप दोनों के साथ अच्छे से डील कर सकते हो। सिमिलरली सऊदी अरेबिया और इसराइल में भी रेप्रोचमेंट की कोशिश हो रही है एंड काफी पॉजिटिव है अब थोड़ा सा। ठीक है, इनके रिलेशन भी काफी हद तक अब पॉजिटिव हो रहे हैं ड्यू टू अमेरिकन। ठीक है, एंड लास्टली कि हमें इस रीजन में भी वही प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में है कि वी नीड टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। ठीक है, कल भी जब मैं आपके साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर डिस्कस कर रहा था न्यूज़पेपर में, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफी सिटीज हैं, काफी सारे रेलवे नेटवर्क्स हैं जिनके प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। ओके, सो चाइना इज एवरीवेयर, कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड ओवर में चाइनीज चैलेंज इज ऑलवेज देयर फॉर इंडिया। ऑलराइट, तो ये बात हो गई जियो पॉलिटिकल इश्यूज की। अब चलिए देख लेते हैं कुछ जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज।
ये सारे पॉइंट्स आपको वही मिलेंगे जो आप न्यूज़पेपर में इतने दिन से पढ़ते सुनते आ रहे हो, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन रेगुलर फॉलो करते हो तो। फिर नहीं करते हो तो योर विश। काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, ये बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान की सॉइल यूज ना हो टेररिज्म के लिए, उसके लिए हमें सऊदी अरेबिया का अगर कॉपरेशन मिलता है तो पाकिस्तान पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इसके लिए कि अब बंद करो ये टेररिज्म फैलाना। ऑलराइट। और जब हमने आर्टिकल 370 रिपील किया था ना, तो हमें एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारे इतने अच्छे थे कि सऊदी अरेबिया ने खुद कहा था कि कश्मीर इज एन इंटरनल इशू ऑफ पाकिस्तान, और यू कैन से कि दिस आर्टिकल 370 वॉज एन इंटरनल इशू। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हम हमारी डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया थी कि उन लोगों ने उस चीज को गलत वे में नहीं लिया। जबकि टर्की बहुत अगेंस्ट बोलता है, वो कश्मीर इशू पे खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में होता है, इंडिया को वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है कश्मीर इशू पर। राइट। नेक्स्ट है, हम लोग डिफेंस में कॉपरेशन कर सकते हैं। क्यों? हम लोग हमेशा पाकिस्तान से परेशान है डिफेंस कॉपरेशन में, सॉरी डिफेंस को लेकर, और ये लोग परेशान हो रहे हैं इस वक्त यमन वॉर में। ठीक है, यमन वॉर में ये भी उलझे हुए हैं, दे कीप ऑन बम्बार्डिंग द यमन टेरिटरी, उसके बाद भी हाउदी रेबल्स उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट। फिर अगेन हमने आज की न्यूज़पेपर में देखी थी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, आपको नाम भी याद होगा, अल मोहेद अल हिंद। ऑलराइट, दिस वाज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं डिफेंस में? हम लोग जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट। और सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया था कि हम तेजस विमान लेने में मूड में हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस भी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम वियतनाम और फिलीपींस को कर रहे हैं। ओके, तो डिफेंस कॉपरेशन हो गया। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। जब भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हो और एनर्जी सिक्योरिटी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 17% अपना क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट। और 32% एलपीजी भी सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना क्रूशियल है ये कंट्री हमारे लिए। राइट। दूसरा कि इस रीजन में पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से थोड़ा सा ही नीचे जाइए आप तो आपका वो आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमाली पायरेट्स हैं। ठीक है, तो एक तो पायरेसी को रोकना है, दूसरा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना है इन्हीं से, पायरेट से ही। राइट। आपको याद होगा कि इन हाउदी रेबल्स ने ही एक प्रॉपर ऑयल फैसिलिटी ड्रोन से उड़ा दी थी सऊदी अरेबिया में। राइट, रिमेंबर? तो ये सब प्रोटेक्ट करने में कॉपरेशन किया जा सकता है। स्पेशली दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाई थी। क्यों? क्योंकि उसके आगे ही आप स्विस कैनाल में चले जाते हो, जहां से वर्ल्ड ओवर का सबसे ज्यादा ट्रेड कंट्रोल होता है। राइट, फिर से देखो मैप में, जी ये है हमारा वो पूरा रीजन। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये बाबल मंडेब वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ से रेड सी, फिर यहाँ पे इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला आ जाएगा, और यहाँ से आपका वो जो स्विस कैनाल वगैरह गए हैं। ठीक है, दिस वन, दिस रीजन। ठीक है, तो बाबल मंडेब को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और यहाँ पे आपका इधर से आ जाएगा ईरान है ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान और सऊदी अरब कि पर्शियन गल्फ से बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, खासकर इंडिया की तरफ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये सब के लिए हम कॉपरेट कर सकते हैं आपस में। प्रोटेक्टिंग सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट। आगे और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट भी निकाला था, सऊदी अरेबिया विजन डॉक्यूमेंट 2030। ठीक है, जिसमें ये खुद अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। वो सिर्फ एक ऑयल पर डिपेंड नहीं होना चाहता। ठीक है, जैसे लोग पहले कहते थे दुबई में ऑयल नहीं रहेगा थोड़े टाइम बाद, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने दुबई को वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बना दिया। ओके, तो वैसा ही कुछ सऊदी अरेबिया भी करना चाहता है कि हम सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं होना चाहते। दुबई आज सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है अपने फाइनेंशियल हब होने से और टूरिज्म से। ओके, तो वैसा ही कुछ सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि हम लोग टूरिज्म की तरफ थोड़ा डाइवर्सिफाई करें अपनी इकोनॉमी को, और यहाँ पे तो इनके पास मक्का और मदीना भी है। राइट, दुनिया भर के मुसलमान यहाँ आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोग दुबई की तरह ही ये भी सऊदी अरेबिया को बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल हब।
और इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है तो आपने सुना होगा नाम द लाइन सिटी। क्योंकि अगर नहीं सुना है तो एक बार यूट्यूब कर लेना, बहुत बढ़िया सिटी बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छी। और इसके बाद आपको अगर पता हो तो इन लोगों ने भी अब अपनी न्यूली इस्टेब्लिश की है सऊदी स्पेस एजेंसी। तो इसरो के पास जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, तो हम लोग आपस में स्पेस एजेंसी में भी कॉपरेट कर सकते हैं, राइट। और एट द सेम टाइम इंडिया ऑल्सो नीड्स इन्वेस्टमेंट, राइट, हमें भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और आपको पता होगा ये जितनी भी अरब कंट्रीज है ना, इनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड बहुत होता है इनका, बहुत। तो इनके पास ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड पड़ा हुआ है, इमेंस अमाउंट ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आप आइए इंडिया और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ट्रेड की बात कर लेते हैं, जियो इकोनॉमिक्स की। तो सऊदी अरेबिया, ये इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, इतना क्रूशियल है इसका। राइट, दोनों के बीच में ट्रेड है ऑलमोस्ट $52 बिलियन का। और हमने गोल रखा है कि बाय 2025 हम लोग इसको $100 बिलियन तक का अचीव कर लेंगे गोल, ट्रेड, ठीक है। अदर देन दिस देयर इज ऑलवेज डायस्पोरा। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे आपको एक पंजाबी और एक मलयाली ना मिल जाए। कि डायस्पोरा तो ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन लोगों का डायस्पोरा यहाँ रहता है, जो ऑलमोस्ट आपको हर साल $11 बिलियन के रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, राइट। और इसी से रिलेटेड ना एक टर्म आया था निताकत, कुछ साल पहले, आपने सुना हो। इसमें क्या कर रहा था, इन्होंने कंपल्शन कर दिया था कंपनीज पे कि आप लोकल्स को एम्प्लॉय कीजिए, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सपेट्रिएट्स आ रहे हैं इनकी कंट्री में। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अपने लोकल्स को एनकरेज करने के लिए एक सिस्टम लेकर आए थे निताकत, रिमेंबर दिस, ऑलराइट। उसके बाद ऊपर जो बातें की हमने वही सब बातें आप दोबारा लिख सकते हैं, जैसे हमें इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना ही है। अगर आपसे वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये एक कोलैबोरेशन है, जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन अरामको, सऊदी अरेबिया की कंपनी है, ठीक है, आबू धाबी ऑयल कॉरपोरेशन एंड इंडियन कंसोर्टियम, इंडिया की 3 अलग अलग ऑयल कंपनीज इसका पार्ट हैं, ऑलराइट। तो $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, कई जगहों पे आपको 45 48 भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट्स नॉट कोई बड़ी बात नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये हमने लगभग सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं इनकी रिलेशनशिप के। आई होप आपको पसंद आया हो लेक्चर। अगर पसंद आया है तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट in the lecture, in the comment box, sorry, okay. And that's how you need to prepare about your exam, okay. Don't go for too heavy books, too much material of these coachings, और नॉट आपने पेपर भी देख लिया होगा जो अभी हुआ है, GS1 GS2 के, ठीक है। मोस्टली करंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आपको उनको आंसर देना है, कोई ज्यादा हौच पौच हाई फाई चीजें नहीं पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक कराऊंगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट लाया गया है, राइट। तो हम थ्रू आउट द ईयर 450 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेंस प्रिपरेशन फॉर मेंस 24 मैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन, ओके। सो डू गिव अ लाइक बटन if you enjoy the lecture, and keep learning guys, all the best.